Hello students, I am Naveen Kumar Singla from Arohi Model Senior Secondary School, Jalalana. बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन क्या है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप फिजन के बारे में हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अदर मेथड्स को डिस्कस करेंगे। Second type of asexual reproduction is budding. In budding, the daughter individual is formed from a small outgrowth arising from the parent body called bud. बडिंग में क्या होगा बच्चों? एक स्मॉल आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी से अराइज करती है और इस स्मॉल आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। और ये बड जो है ये ग्रो करता है और मैच्योर होके एक न्यू डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बडिंग कहते हैं। बडिंग में हम यीस्ट के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि बडिंग क्या होती है। यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमने एक यीस्ट सेल जो है वो शो की है। यीस्ट सेल में क्या होता है? एक स्मॉल आउटग्रोथ, अभी हमने कहा कि पेरेंट बॉडी से क्या अराइज होती है? एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो अराइज होती है और इस स्मॉल आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? जो पेरेंट न्यूक्लियस है, जो पेरेंट यीस्ट का जो न्यूक्लियस था, इट डिवाइड्स माइटोटिकली। कौन सी डिवीजन होगी? माइटोसिस। मैंने याद है आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन होती है वो माइटोसिस होती है और इससे जो दो न्यूक्लियस प्रोड्यूस होंगे उनमें से एक न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट हो जाता है बड में और वो बड जो है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और ग्रो करके जो है वो किस में चेंज हो जाता है? वो डॉटर यीस्ट में चेंज हो जाता है। और ये जो डॉटर यीस्ट है, ये डॉटर यीस्ट जो है इट मे रिमेन अटैच टू द पेरेंट यीस्ट और एक कॉलोनी की फॉर्म में ये जो है एक साथ जो है वो अटैच रहेंगे, एक साथ ग्रो करेंगे। और इट मे डिटैच, ये यहां से क्या हो सकता है? सेपरेट हो सकता है और सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल जो है उसकी तरह मल्टीप्लाई कर सकता है। बच्चों, एनिमल्स में जो बडिंग है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजीनस बडिंग को हम एक्सटर्नल बडिंग भी कहते हैं। इस बडिंग में क्या होता है? एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है? एक स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो अराइज करती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी, यानी कि जो बड बन रहा है वो बड कहां बन रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट बॉडी जो है ये बड डेवलप करता है, आउटसाइड जो है ये बड डेवलप करता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोजिनस और एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। जैसा कि आप दिए हुए डायग्राम में देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक हाइड्रा जो कि सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है उसको हमने यहाँ लिया है और हाइड्रा में एक देखो उसके सरफेस पे बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ अराइज कर रही है और इस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड बड। ये तो बड है, ये बड धीरे धीरे जो है ये ग्रो करता है, ग्रो करेगा, इसमें टेंटिकल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, माउथ जो है वो डेवलप होता है और ये एक कंप्लीट न्यू हाइड्रा जो है वो बना देता है, जो कि बाद में पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और इंडिपेंडेंटली जो है वो ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यंग इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो वो हमेशा ही पेरेंट बॉडी से डिटैच हो। अगर हम साइकॉन का एग्जांपल लेते हैं जो कि फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है, साइकॉन में भी एक्सटर्नल बडिंग होती है, एक्सोजिनस बडिंग होती है। लेकिन साइकॉन में क्या होता है कि जो डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे वो पेरेंट बॉडी से डिटैच नहीं होते, वो उसके साथ अटैच ही रहते हैं और एक कॉलोनी की फॉर्म में वो ग्रो करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बडिंग इज एंडोजीनस बडिंग और एंडोजीनस बडिंग को हम इंटरनल बडिंग भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एंडोजीनस बडिंग में जो बड डेवलप होगा इट इज डेवलप्ड इनसाइड द पेरेंट बॉडी। एक्सोजीनस में क्या हो रहा था? जो बड डेवलप हो रहा था वो बॉडी के सरफेस पे बाहर की तरफ डेवलप हो रहा था, तो हमने उसे क्या नाम दिया? एक्सोजीनस बडिंग। लेकिन
एंडोजीनस बडिंग में जो बड डेवलप होता है वो पेरेंट बॉडी के अंदर डेवलप होता है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ एक इंटरनल बड डायग्राम में शो किया गया है और ये इंटरनल बड इसे हम जेम्यूल कहते हैं। जेम्यूल जो है ये फाइलम पोरीफेरा के कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जिला है उनके अंदर ये डेवलप होते हैं। अगर हम एक जेम्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो इसके सेंटर में एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो है ये शो किया गया है। ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इन्हें आर्कियोसाइट्स कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं बच्चों? आर्कियोसाइट्स। और ये एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आर्कियोसाइट्स आपने +1 में भी पढ़ा होगा। आर्कियोसाइट्स जो हैं ये टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं। टोटीपोटेंट सेल्स कौन सी होती हैं? जो डिवाइड करके किसी भी और सेल में चेंज हो सकती हैं। तो सेंटर में कौन सी सेल्स प्रेजेंट हैं जेम्यूल में? आर्कियोसाइट्स। और आर्कियोसाइट्स बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल कवरिंग जो है उससे कवर्ड होती हैं जिसमें कुछ ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और इन नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स को हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। और जो जेम्यूल है, जेम्यूल में एक जो है पोर प्रेजेंट होता है और ओपनिंग जिसे हम कहेंगे, इस पोर को क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल कहा जाता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जो आर्कियोसाइट्स हैं वो माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर आ जाती हैं और बाहर आके मल्टीप्लाई करके न्यू कॉलोनीज जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। तो ये किसका एग्जांपल है बच्चों? एंडोजीनस और इंटरनल बडिंग का एग्जांपल है। थर्ड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों कि यहां जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल पीसीज में टूट जाती है आफ्टर मैच्योरेशन। यानी जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तो जो पेरेंट बॉडी है उसकी वो क्या होता है? दो या दो से ज्यादा पीसीज में टूट जाती है और इन पीसीज को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और हर फ्रेगमेंट फिर क्या करता है? वो ग्रो करता है और ग्रो करके एक न्यू डॉटर इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। ये किसमें होती है? एल्गी है स्पाइरोगाइरा, प्लेटीहेलमिन्थिस में प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन जो है वो होती है। तो यहाँ हमने एग्जांपल में डायग्राम में जो शो किया है ये एक एल्गी है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो स्मॉल पीसेस में जो है वो क्या हो गया? ब्रेक हो गया, जिसे हमने क्या कहा? फ्रेगमेंट्स। उसके बाद हर फ्रेगमेंट से आप देखिए, हर फ्रेगमेंट जो है वो क्या करता है? ग्रो करता है और ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह की जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन क्या है? स्पोर्यूलेशन एक इस तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स। यानी कि अगर नए इंडिविजुअल किससे बन रहे हैं? स्पोर से बन रहे हैं। तो इस तरह की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्पोर्यूलेशन कहेंगे। लेकिन स्पोर्स क्या है? स्पोर्स को अगर हम देखें तो ये एक तरह से जैसे प्लांट्स के अंदर सीड्स होते हैं ना बच्चों, सीड्स का क्या काम है? सीड्स कब बनते हैं? जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशंस को पास आउट करने में सीड्स प्लांट्स की हेल्प करते हैं। और दूसरा, सीड्स जो है प्लांट की डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। और तीसरा अगर हम फंक्शन देखें तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो वो सीड्स क्या करते हैं? वो जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से बच्चों कुछ ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म, कुछ मोनेरा हैं, कुछ प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं, एल्गी हैं, फंगस हैं, वो सीड लाइक स्ट्रक्चर्स हम कह सकते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम यहां स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स भी जो हैं वो सीड की तरह क्या काम करते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशंस को पास आउट करने में हेल्प करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें हेल्प करते हैं। और सभी स्पोर्स में एक बात आपने जो लिखनी है, वो चाहे किसी भी तरह का स्पोर हो, वो अल्टीमेटली क्या करेगा? जब उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, फेवरेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, तो वो स्पोर्स क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं।
लेकिन बस फर्क इतना है कि सीड एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, लार्ज साइज का स्ट्रक्चर है, जबकि जो स्पोर है वो एक माइन्यूट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। उसमें मेन हम कुछ स्पोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट टाइप इज जू स्पोर्स। जू स्पोर्स जो हैं ये एल्गी, फंगस, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी प्रोड्यूस होते हैं। जू स्पोर्स आर थिन वॉल्ड स्पोर्स। क्या होते हैं? थिन वॉल्ड स्पोर्स हैं और मोटाइल हैं। देखिए सबसे बड़ी बात कि ये मोटाइल हैं। मोटाइल मींस ये मूव कर सकते हैं। मोटाइल क्यों है? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? फ्लैजेला प्रेजेंट है। फ्लैजेला जो है इनको वाटर में स्विम करने में हेल्प करता है और फ्लैजेला की हेल्प से ये क्या करते हैं? स्विम करते हैं। और इसको लिए हम इनको क्या कहेंगे? इन्हें मोटाइल कहा जाता है। तो थिन वॉल्ड हैं, मोटाइल स्पोर्स हैं और ये बनते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं जो स्पोर्स हैं, ये जो बाहर ये सब दिखा रखे हैं ये क्या है? ये जू स्पोर्स हैं। और जू स्पोर्स जो है जिस स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड जू स्पोरेंजियम। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो जू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं? एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा, ये फंगस हैं दोनों, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ये एल्गी है। तो ये और भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो जू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये स्विम करेंगे वाटर में और जैसे ही इन्हें सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है तो ये क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके न्यू एल्गी और फंगस जो भी जो है ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ स्पोर्स आर स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स की अगर हम बात करें बच्चों तो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं ये भी थिन वॉल्ड स्पोर्स हैं, लेकिन ये नॉन मोटाइल हैं। ये अपने आप मूव नहीं कर सकते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, क्योंकि इनमें क्या नहीं है? फ्लैजेला नहीं है। जू स्पोर्स में क्या प्रेजेंट था? फ्लैजेला प्रेजेंट था। वो खुद जो है वो मूव कर सकते थे। लेकिन अगर हम स्पोरेंजियोस्पोर्स की बात करें तो इसमें जो स्पोर्स हैं फ्लैजेला इनमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होते हैं। इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। जब ये स्पोरेंजियम मैच्योर होता है तो ये बस्ट कर जाता है और जो स्पोर्स इसके अंदर बने थे स्पोरेंजियोस्पोर्स ये लिबरेट हो जाते हैं और विंड की हेल्प से डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे ही ये स्पोर्स सुटेबल सबस्ट्रेटम पे फॉल करेंगे तो आपको पता है कि जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलती है तो स्पोर्स में क्या होता है? जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? न्यू इंडिविजुअल जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है राइजोपस, म्यूकर, इनके अंदर जो है ऑब्जर्व किए गए हैं। बट तो कुछ फंगस ऐसी भी हैं जिसमें स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। वो कहां प्रोड्यूस होते हैं? वो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जो हैं उनकी टिप पे जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ये जो स्पोर्स हैं ये कहां प्रेजेंट है? ऑन द टिप ऑफ द स्पेशलाइज्ड ब्रांच। और इस स्पेशलाइज्ड ब्रांच को हम कोनिडियोफोर कहते हैं और इन स्पोर्स को कोनिडिया कहा जाता है। और ये कोनिडिया जो है किसमें पाए जाते हैं? पेंसिलियम जो है या अदर एस्कोमाइसिटीज जो है फंगस उनमें ये कोनिडिया डेवलप होते हैं। और कोनिडिया में भी आपने क्या लिखना है? कोनिडिया जो है वो डेवलप कहाँ हुए? स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस पे, जिनको हमने क्या कहा? कोनिडियोफोर। और उन जो कोनिडिया हैं ये भी क्या करेंगे? ये भी जब यहाँ से सेपरेट होंगे ये भी नॉन मोटाइल हैं, विंड की हेल्प से ये भी क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे। और जैसे ही सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा तो जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो पेंसिलियम है या अदर ऑर्गेनिज्म, वो प्रोड्यूस करेंगे। एक और टाइप जो है, अभी तक हमने जो तीनों स्पोर्स पढ़े वो थिन वॉल्ड स्पोर्स थे, लेकिन अब एक थिक वॉल्ड स्पोर्स की हम बात कर रहे हैं जिन्हें हम क्लेमाइडोस्पोर्स बोलते हैं। और ये क्लेमाइडोस्पोर जो है ये डेवलप होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो कुछ एल्गी में या कुछ फंगस में, जैसे यूस्टिलेगो और अगेरिकस। अगेरिकस क्या होता है बच्चों? मशरूम। इनमें क्या होता है कि यहाँ पे माइसिलिया जो है उनमें जो साइटोप्लाज्म है वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाता है। साइटोप्लाज्म कहाँ कंसंट्रेट हो जाएगा? वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाता है और अपने चारों तरफ एक थिक वॉल सेक्रीट कर लेता है। तो अब इस स्पोर को हम क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं। ये जो क्लेमाइडोस्पोर प्रोड्यूस हुआ है, क्लेमाइडोस्पोर क्या करेगा? जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है वो ऐसा सच ही रहेगा, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं
तो ये क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह की रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू इंडिविजुअल किससे बन रहा है, स्पोर से बन रहा है, इसे हम स्पोर्युलेशन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट from any vegetative part of the plant body is called vegetative reproduction और vegetative propagation। यानी बच्चों जनरली आपने देखा है कि हम एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सीड्स यूज करते हैं। लेकिन सीड्स के थ्रू अगर हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हो जाती है। लेकिन अगर हम सीड के अलावा किसी और वेजिटेटिव पार्ट को यूज करते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम या रूट्स को अगर हम यूज करके एक न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। और जो स्ट्रक्चर चाहे वो रूट, स्टेम या लीव्स जिन्हें हम यूज कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, उन्हें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। तो इतनी बात बच्चों समझ आ गई कि अगर वेजिटेटिव पार्ट को यूज करके हम न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन इसके लिए बच्चों एक कंडीशन जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जिस भी पार्ट को, चाहे रूट, स्टेम, लीफ, आप किसी भी पार्ट को यूज कर रहे हैं उसमें एक कंडीशन जरूरी है, उसमें बड का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर उसमें बड प्रेजेंट होगा तभी वो स्ट्रक्चर वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है। अगर उसमें बड प्रेजेंट नहीं होगा तो वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से न्यू प्लांट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम्स। बच्चों स्टेम्स जो हैं वो वेरियसली मॉडिफाई होकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसमें मेनली जो है एक तो आ जाते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स, जैसे कि राइजोम, ट्यूबर, कॉम, बल्ब, ये जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। और अंडरग्राउंड स्टेम्स में बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं, चाहे वो राइजोम है, चाहे वो ट्यूबर है, चाहे कॉम है। इनमें सब में अगर हम देखें तो क्या प्रेजेंट होगा, इनमें नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप ये राइजोम में देख रहे हैं, राइजोम क्या है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि जिंजर, टर्मरिक, सैकरम, कैना एटसेट्रा में पाया जाता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें ये जो लाइंस शो की हुई हैं, ये लाइंस क्या हैं, दीज रिप्रेजेंट नोड्स। और दो नोड्स के बीच का जो एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। और नोड्स पे मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि एक्सिलरी बड, बड जो है वो प्रेजेंट होना जरूरी है फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये जो बड्स हैं ये क्या करते हैं, ये टर्मिनेट करते हैं और टर्मिनेट करके जो है न्यू ब्रांचेस जो हैं वो बनाते हैं, जो कि बाद में पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके न्यू प्लांट में चेंज हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ट्यूबर्स की बात करें, ट्यूबर्स भी क्या है, दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स। और अंडरग्राउंड स्टेम में ट्यूबर में अगर हम एग्जांपल लें तो वो किसका है, पोटैटो। पोटैटो में हमने देखा है कोर की स्किन प्रेजेंट होती है और उस स्किन पे ये जो स्मॉल पिट्स प्रेजेंट हैं, ये जो खड्डे यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पिट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये पिट्स रिप्रेजेंट करते हैं नोड्स को। और इन नोड्स को, इन पिट्स को क्या कहा जाता है, आईज कहा जाता है। और इन पिट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्सिलरी बड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट है पिट्स में, एक्सिलरी बड। जो कि पिट क्या है, आई जो है, आई क्या है, वो आई एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, नोड को रिप्रेजेंट करता है। और नोड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, आपको बताया स्टेम पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। राइजोम में भी नोड पे क्या प्रेजेंट थे, एक्सिलरी बड प्रेजेंट थे। यहाँ भी आईज जो है जो कि नोड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसमें क्या प्रेजेंट है, एक्सिलरी बड प्रेजेंट है। और ये एक्सिलरी बड जो है ये क्या करते हैं, ये जर्मिनेट करके, ग्रो करके न्यू प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज बल्ब। बल्ब जो है इसमें अगर हम देखें तो जो स्टेम है वो हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं अनियन, ट्यूलिप, लिलीज, गार्लिक, ये जो है इनमें जो अंडरग्राउंड स्टेम है उसे बल्ब कहा जाता है। यहाँ मेन क्या है, जो बल्ब है उसमें जैसे अगर आपने प्याज देखा है, अनियन की हम बात करें तो प्याज में यहाँ जो है बेस पे एक क्या प्रेजेंट होता है, एक व्हाइट कलर का ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इस व्हाइट कलर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। डिस्कॉइडल स्टेम जो है ये प्रेजेंट है और इस स्टेम से ये रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो अराइज करती हैं। स्टेम से क्या अराइज कर रहा है, एडवेंटिशियस रूट्स अराइज कर रही हैं। यहां सेंटर में एक बड प्रेजेंट होता है, इस बड को हम टर्मिनल बड कहते हैं। और ये टर्मिनल बड जो है ये क्या करता है, ये ग्रो करता है और ग्रो करके एरियल पार्ट जो है, आपने हरा प्याज देखा है, हरे प्याज में जो ऊपर लीव्स होती हैं, जो एरियल पार्ट है उसको स्केप कहा जाता है। और ये स्केप कहां से डेवलप होता है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम दिस टर्मिनल बड। इस टर्मिनल बड के अलावा यहाँ पर कुछ साइड में एक्सिलरी बड जो कि लीव्स के एक्सिल में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। और ये एक्सिलरी बड जो है ये ग्रो करके न्यू प्लांट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करता है। डॉटर प्लांट्स जो हैं यहाँ इस एक्सिलरी बड से प्रोड्यूस होते हैं। और बच्चों जो प्याज में हम खाते हैं वो क्या चीज है, वो क्या है, वो ये लीफ बेस है जो कि फूड को स्टोर करके थिक और फ्लैशी हो जाता है। इन्हें हम फ्लैशी स्केल लीव्स कहते हैं। नेक्स्ट जो अंडरग्राउंड स्टेम है वो है कॉम। कॉम जो है ये भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है और इसमें भी क्या प्रेजेंट है, नोड्स प्रेजेंट हैं, इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं। और नोड पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे नोड्स पे एक्सिलरी बड प्रेजेंट हैं। और इसमें जो एक्सिलरी बड हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी ग्रो करेंगे और ग्रो करके जो है एक न्यू डॉटर कॉम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो एक्सिलरी बड्स जो हैं आपको बताया, चाहे वो एक्सिलरी बड पोटैटो में प्रेजेंट है, चाहे वो एक्सिलरी बड राइजोम में प्रेजेंट है, चाहे कॉम में है, चाहे बल्ब में है, ये एक्सिलरी बड हैं जो क्या करते हैं, ग्रो करके और न्यू डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। कॉम में एक लार्ज टर्मिनल बड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन टर्मिनल बड जैसे हमने इसमें कहा बल्ब में कि जो टर्मिनल बड है वो क्या करता है, वो ग्रो करके एरियल शूट्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। फॉर्म में भी जो लार्ज टर्मिनल बड है वो तो ग्रो करके क्या प्रोड्यूस करेगा, एरियल शूट्स प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो एक्सिलरी बड प्रेजेंट होते हैं जर्मिनेट करके वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, डॉटर कॉम्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉम किसमें प्रेजेंट होता है, अमोर्फोफेलस, जमीकंद, कोलोकेशिया, कचालू और क्रोकस, केसर जो है उसमें कॉम पाया जाता है। अदर टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशंस जो पार्टिसिपेट करती हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वो है रनर, स्टोलन्स एंड ऑफसेट्स। रनर क्या है, रनर एक तरह के क्रीपिंग स्टेम है। क्रीपिंग स्टेम्स कौन से होते हैं, जो सरफेस पे ही जो है वो ग्रो करते हैं, अपराइट जो है इरेक्ट स्टैंड नहीं हो सकते यहाँ पे। और ये जो क्रीपिंग स्टेम्स हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये जो स्टेम पार्ट है ये क्या है, ये क्रीपिंग स्टेम है जिसे हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं। और ये जो रनर्स हैं ये नोड्स पे नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और ऊपर की तरफ जो है स्मॉल प्लांट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही पार्ट है। इसमें जो रनर्स प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है, दूब ग्रास, साइनोडॉन और वुड सॉरेल, ऑक्सैलिस जो हैं ये इसके मेन एग्जांपल हैं। इसी तरह से जो दूसरा टाइप है क्रीपर का वो है स्टोलन। स्टोलन जो है दीज आर स्पेशल काइंड्स ऑफ रनर्स, एक तरह से रनर्स ही हैं, लेकिन शुरू में बच्चों क्या होता है कि ये अपवर्ड ग्रो करते हैं और बाद में जो है ये बेंड कर जाते हैं। और बेंड करके जब उनकी टिप जो है वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो वहां जो बड प्रेजेंट है जर्मिनेट करके ऊपर की तरफ क्या बनाता है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है और नीचे की तरफ जो है रूट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं। बस रनर और स्टोलन में मेन फर्क क्या है, रनर जो है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट प्रेजेंट होता है, जबकि जो स्टोलन है वो स्लाइटली आर्क्ड होता है। तो स्टोलन किन में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी, पेपरमिंट, जैस्मिन, इनमें जो है वो स्टोलन प्रेजेंट है और इनके नोड्स पे भी बड प्रेजेंट है जो कि वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प करता है। थर्ड टाइप ऑफ क्रीपर इज ऑफसेट्स। ऑफसेट्स जो हैं ये वन इंटरनोड लॉन्ग रनर है।
ये क्या है, वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स को क्या कहा जाता है, टेपर्स कहा जाता है। और यहाँ नोड्स पे क्या प्रेजेंट होगा, एक टफ्ट ऑफ लीव्स जो है वो नोड्स पे प्रेजेंट होती हैं और नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं ये प्रेजेंट है। इसमें मेन एग्जांपल हम लेते हैं वाटर लेट्यूस, पिस्टिया और वाटर हायसिंथ जिसको इकॉर्निया कहा जाता है। वाटर हायसिंथ जो है इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से ये पूरी, क्योंकि ये एक्वेटिक प्लांट है और ये पानी में, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है इसमें बहुत फास्ट होगी तो पूरे वाटर में ये बहुत जल्दी ही स्प्रेड कर जाता है और जिसकी वजह से वाटर जो है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है और एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं उसकी वजह से उनकी डेथ होने शुरू हो जाती है। तो इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं वाटर हायसिंथ को, इट इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। बच्चों जनरली अगर हम देखें तो रूट्स जो हैं उनमें कोई नोड इंटरनोड प्रेजेंट नहीं होते, उनमें बड्स प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन कुछ रूट्स मॉडिफाई होकर बड्स डेवलप कर लेती हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो शकरकंदी जो है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बड्स प्रेजेंट होते हैं। एस्पेरेगस, डहलिया, ये जो हैं इन रूट्स में बड्स डेवलप हो जाते हैं। और आपको पता है बच्चों अगर बड प्रेजेंट है तो बड क्या करेगा, बड ग्रो करेगा और जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एक न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन बच्चों आपने ध्यान रखना है सभी रूट्स को, सभी प्लांट्स की रूट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज नहीं कर सकते। सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में रूट्स को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज कर सकते हैं जिसमें क्या डेवलप होते हैं, बड डेवलप होते हैं। तो उनमें कुछ एग्जांपल हैं स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, डहलिया, इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रूट्स की हेल्प से होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव। तो बच्चों कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें लीव्स पर बड डेवलप हो जाते हैं। जो बड डेवलप होते हैं वो कहां डेवलप हो रहे हैं, लीफ में डेवलप हो रहे हैं। और अगर लीफ में बड डेवलप हो जाता है तो उस लीफ को भी हम कहां यूज कर सकते हैं, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि ब्रायोफाइलम की अगर हम बात करें तो ब्रायोफाइलम जो है उसमें लीफ के मार्जिन पे, जैसा कि आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं, ब्रायोफाइलम में लीफ के मार्जिन पे क्या डेवलप हो जाते हैं, बड्स डेवलप हो जाते हैं। और वो बड्स जो हैं वो जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाते हैं जो कि डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह ग्रो करता है। इसी तरह से इन एलिफेंट ईयर प्लांट बिगोनिया, इसमें भी लीफ जो है उस पे बड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। बच्चों हमने पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम रूट, स्टेम या लीफ इन्हें यूज करके जो है वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में जैसे कि ग्लोबा, अमेरिकन एलो अगेव, ऑनियन एलियम सेपा, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिन पे कुछ स्पेशल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इन्फ्लोरेसेंस पे डेवलप होते हैं। और इन स्पेशल स्ट्रक्चर्स को बल्बिल्स कहा जाता है। कहाँ डेवलप होते हैं बच्चों, ये प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस पे डेवलप होते हैं। और ये जो बल्बिल्स हैं दीज आर मॉडिफिकेशंस ऑफ फ्लावर्स। किसकी मॉडिफिकेशन होते हैं, ये फ्लावर्स की मॉडिफिकेशन होते हैं। और ये जो बल्बिल्स हैं ये जब शेड हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं जब पेरेंट प्लांट से, मदर प्लांट से, तो ग्रो करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्लांट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। यहां हमने डायग्राम में जो अगेव है उसका बल्बिल जो है ये शो किया है। तो बल्बिल्स जो हैं इनसे भी न्यू प्लांट्स वेजिटेटिवली डेवलप हो सकते हैं। What are advantages of asexual reproduction? First is asexual reproduction is uniparental.
तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, यूनिपेरेंटल होती है, तो इसलिए क्या होगा, मेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां मेटिंग की जरूरत नहीं है, सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। सेकेंड एडवांटेज इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रैपिड, ये फास्ट होती है और एक स्मॉल टाइम में ही लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। थर्ड एडवांटेज इज जो यंग वंस प्रोड्यूस होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं और जिस पेरेंट से वो डेवलप हुए हैं उससे भी हमने किया था वो रिजेंबल करते हैं। तो इस तरह के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें क्लोन्स कहा जाता है। वेरी गुड, क्या बोलते हैं, क्लोन्स बोलते हैं। डिसएडवांटेजेस जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो क्या है, फर्स्ट लैक ऑफ वेरिएशंस, क्योंकि यहाँ जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं तो यहाँ कोई वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होंगी। अगर कोई वेरिएशंस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होती हैं वो या तो एनवायरमेंटल होती हैं या म्यूटेशंस की वजह से होती हैं, जो कि हम जेनेटिक्स वाले पार्ट्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि यहाँ वेरिएशंस नहीं हो रही हैं तो ये एवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगी, मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन एवोल्यूशन, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। जब वेरिएशंस ही नहीं होंगी तो एवोल्यूशन में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं होगा। और तीसरा, लो अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी जो ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होंगे उनमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट करने की एबिलिटी भी कम होगी ड्यू टू लैक ऑफ वेरिएशंस। तो बच्चों इस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स और मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी किया एंड होप कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।